हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत दिनों के बाद स्वागत है फिर से इस चैनल में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसका जो नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे कि कोऑर्डिनेट शब्द का अर्थ क्या है, और ज्योमेट्री तो हमें पता ही है क्या चीज़ है। तो वैसे कोऑर्डिनेट शब्द का अर्थ क्या है उसको हमें पहले जानना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है ए। तो इसको लोकेट करने के लिए हमारे पास 2D ज्योमेट्री में एक सिस्टम है जिसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें दो एक्सिस रहता है। ठीक है, एक जो है वो है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट में? ओ पॉइंट में। ये जो ओ पॉइंट है इसको कहा जाता है ओरिजिन। और इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो वाला पोर्शन है ओ एक्स ये रहता है, इसको कहा जाता है पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस। और जो ओ वाई है उसको भी कहा जाता है पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, लेकिन ये जो ओ वाई के ठीक अपोजिट में जो है, इसका नाम दे देंगे हम लोग वाई डैश, इसको कहा जाएगा ओ वाई डैश। ये वाला है नेगेटिव एक्सिस। और उसी के साथ ओ एक्स के अपोजिट में जो है वो भी है नेगेटिव एक्सिस, इसका नाम दिया जाएगा ओ एक्स डैश। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है ये असल में क्या चीज़ है? ये एक्सिस असल में कुछ भी नहीं है, ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है, जैसे कि आपको पता ही है नंबर लाइन कैसा होता है। इस तरह से बीच में ज़ीरो होता है और ज़ीरो के राइट हैंड साइड में होता है पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 इस तरह से, और उसके लेफ्ट साइड में होता है निगेटिव नंबर्स। तो उसी तरह से यहाँ पर जो एक्सिस है वही चीज़ है। इसको वर्टिकली अगर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो ये बीच में देखिए ज़ीरो है, इसके ऊपर रहेगा सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, और इसके नीचे रहेगा सारे नेगेटिव नंबर्स। तो इसका यूज़ क्या है, इसको हम लोग किस लिए डिस्कस कर रहे हैं? इसका यूज़ यही है कि अगर आपको एक पॉइंट का पोजीशन अगर लोकेट करना है जियोमेट्री में, 2D जियोमेट्री में, तो ये जो हम ज्योमेट्री कर रहे हैं असल में ये 2D ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशन को लेकर ही बात किया जाएगा, ना कि यहाँ पर 3 डायमेंशन को लेकर बात किया जा रहा है। यहाँ पर 2 डायमेंशन को लेकर ही बात किया जाएगा। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि यहाँ पर दो ही पैरामीटर्स होंगे। किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए दो ही जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स होंगे, लेंथ ब्रेथ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हाइट की बात नहीं करेंगे, लेंथ ब्रेथ को लेकर ही हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सपोज़ मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है पॉइंट। अगर हम लोग इस तरह से अगर कार्टेशियन सिस्टम के अंदर इस पॉइंट को अगर ले आते हैं, तो देखिए इसको डिफाइन करवाना बहुत ही आसान है। जैसे कि हम लोग अपना जर्नी शुरू करते हैं ओरिजिन से। कहाँ से जर्नी शुरू करेंगे हम लोग? ओरिजिन से। ओरिजिन कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये है एक्स, ये है वाई, ये है वाई डैश, और ये है एक्स डैश। जो हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस होता है उसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको कहा जाता है वाई एक्सिस। हमारा भी एम है इस ए तक पहुंचना। इस ए का जो मतलब पोजीशन है उसको हमें डिफाइन करना है। तो उसके पास पहुंचने के लिए देखिए हम लोग अपना जर्नी जो है वो शुरू करेंगे ओरिजिन से, ओ से शुरू करेंगे। ओरिजिन से शुरू करते हैं, करके हम इधर जाएंगे 1 और ठीक 3 तक जाएंगे। सपोज़ मान लीजिए ये पॉइंट जो है थोड़ा यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम लोग शुरू करेंगे अपना जर्नी ओरिजिन से। ओरिजिन से शुरू करने के बाद हम लोग 3 तक जाएंगे। देखिए 3 में जाने के बाद क्या होगा, सीधा हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इस तरह से हम लोग सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे।
ऊपर की तरफ जाने के बाद ही हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए हमने जर्नी कौन से एक्सिस के थ्रू किया है। हमने पहले तो हमने ओ एक्स एक्सिस के थ्रू हमने जर्नी किया है। हमने ओरिजिन से शुरू किया है अपना जर्नी, और फिर कितना यूनिट गया हम लोग, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, मतलब 3 यूनिट्स। कितना यूनिट्स हमने पार किया लेंथ का, 3 यूनिट्स। पार करने के बाद हम लोग देखिए अभी वर्टिकली यानी ओ वाई एक्सिस में, क्योंकि ये जो लाइन है ये ओ वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो इसमें जर्नी करना और ओ वाई में जर्नी करना दोनों एक ही बात है। तो हमने इसके बाद कौन से एक्सिस पे हमने जर्नी किया, ओ वाई एक्सिस पे। तो उस एक्सिस पे देखिए हमने कितना यूनिट जर्नी किया, यहाँ से लेके देखिए 1 2 3 4 5, 5 यूनिट हमने पार किया। तो अभी हमको क्या लिखना है, इस पॉइंट का जो एक्चुअल लोकेशन है, पोजीशन है, उसको हमें लिखना है, जिसको इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है इसको, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका इस तरह से है, एक्स कोमा वाई। फर्स्ट हमने एक्स एक्सिस पे कितना हमने जर्नी किया वो लिखना पड़ता है, और इसके बाद वाई एक्सिस पे कितना जर्नी किया वो लिखना होता है। तो हम तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एक्स एक्सिस पे हमने कितना जर्नी किया, वो है 3 यूनिट, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और इसके बाद वाई एक्सिस पे हमने कितना जर्नी किया, 5 यूनिट, यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। तो इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। तो अगर कोई पूछ ले हमें कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम लोग लिख देंगे उसको 3,5। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट एक्स है या फिर आप कह सकते हो 3, जो फर्स्ट हमने लिखा इसको कहा जाता है एब्सिसा। इस एब्सिसा का मीनिंग होता है कि हमने एक्स एक्सिस पे कितना जर्नी किया, और इसके बाद जो इसका जो वाई वाला मतलब यूनिट है, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हमने, इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है कि हमने वाई एक्सिस पे कितना जर्नी किया, और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को एक साथ मिला के कहा जाता है कोऑर्डिनेट। जैसे कि अगर कोई पूछे कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम लोग कहेंगे एक्स कोमा वाई या फिर 3,5, ये दोनों मिलकर हो गया हमारा कोऑर्डिनेट। तो यही है कोऑर्डिनेट, और इसी कोऑर्डिनेट के सहारे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। क्या क्या करेंगे हम लोग, लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। लेंथ पहले तो हम लोग लेंथ जियोमेट्री में, ऐसे जो नॉर्मली जियोमेट्री होता है उसकी उसमें हम लोग स्केल के ज़रिए, हम लोग रूलर के ज़रिए लेंथ मेजरमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट के सहारे मतलब जो लेंथ होता है वो मेजर करेंगे। दैट्स वाई इस जियोमेट्री का नाम दिया गया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इंक्लिनेशन के बारे में। व्हाट इज़ एक्चुअली द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है। तो इंक्लिनेशन का शब्द जो अर्थ है, मीनिंग है, वो है झुकान, या फिर मतलब किसी चीज़ के साथ इस तरह से झुक जाने को बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस इंक्लिनेशन शब्द का अर्थ क्या है, और यहाँ पर किस चीज़ के इंक्लिनेशन की बात की जा रही है, लाइन की, एक लाइन का इंक्लिनेशन। तो देखते हैं हम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंक्लिनेशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। सपोज मान लीजिए ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। लाइन हमने कैसे ड्रॉ किया, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट था और यहाँ पे एक पॉइंट था, दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन करके एक लाइन बनाया। ठीक है, लाइन का नाम भी दे सकते हैं ए बी। अभी अगर हमें पूछा जाए कि ये जो लाइन है इसका इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन मतलब उसका मतलब वो झुका हुआ है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, वो कितना टेढ़ा है वो हमें निकालना है। तो उसको हम लोग मेजर करेंगे एंगल के फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में। तो कौन सा एंगल लें हम, हमें पता है दो लाइन जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तब जाके एंगल प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो इंटरसेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर देखिए कितना एंगल, 1 2 3 4, 4 एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम कौन सा एंगल लें, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये लाइन इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है,
एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है इस तरफ और एंटी क्लॉकवाइज मतलब है इस तरफ, जिस तरफ मतलब घड़ी जिस तरफ घूमती है उसके उल्टे दिशा में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इस तरफ जो एंगल बन रहा है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो इसका डायरेक्शन देखिए इस तरफ आएगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। कौन से एंगल को लेंगे? इस तरफ जाने वाला जो एंगल है इसको लेंगे। सपोज मान लीजिए ये थीटा, ये इस एंगल का वैल्यू कितना है? थीटा। थीटा से हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एंगल को डिनोट कर रहे हैं, एंगल को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इंक्लिनेशन है वो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या है, तो हमें कहना है इट इज़ द एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, या फिर आप कह सकते हो द एंगल मेड बाय अ लाइन विद द एक्स एक्सिस व्हिच इज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी अगर एक लाइन हो जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, सपोज यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं जो कि एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो उसका इंक्लिनेशन कितना होगा? तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन अगर पैरेलल है तो उसका इंक्लिनेशन हमेशा 0 डिग्री है। और सपोज़ अगर वो लाइन यहाँ से शिफ्ट होकर अगर एक्स एक्सिस के साथ एकदम मतलब कोइंसाइड हो जाए, मतलब इसके ऊपर ही आ जाए, तो फिर तो भी इसका जो वैल्यू है इंक्लिनेशन का वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। अभी दूसरा कंडीशन ये है, सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर एक कार्टेशियन सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पर जिस तरह से ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल में था उस तरह से अगर वो वाई एक्सिस के साथ भी पैरेलल हो जाए तो हमें याद रखना है तब जाके इंक्लिनेशन कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब अगर पैरेलल हो जाए या फिर आप कह सकते हो कि ये अगर ये वाला लाइन जो है यहाँ से शिफ्ट होकर अगर इसके ऊपर पूरा कोइंसाइड हो जाए तब भी कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमें याद रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन अगर पैरेलल है या फिर कोइंसाइड करता है तब जाके उसका इंक्लिनेशन 0 है, और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है या फिर कोइंसाइड करता है तो उसका इंक्लिनेशन 90 डिग्री है। अभी यहाँ पर हमने 3 फिगर्स लिया है जहाँ पर एक लाइन पास कर रहा है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फिगर्स हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके से एक लाइन क्या कर रहा है? पास कर रहा है थ्रू द एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पर इंक्लिनेशन ढूंढना है। तो इंक्लिनेशन ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइन जो है उसका राइट हैंड साइड कहाँ पे है। यहाँ पर है राइट हैंड साइड, और ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला है राइट हैंड साइड, ठीक है। हम सबसे पहले उसके राइट हैंड साइड पे अपना ध्यान रखेंगे, और राइट हैंड साइड में ऊपर वाले हिस्से में, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये वाला भी तो राइट हैंड साइड में ही आता है, लेकिन ये नीचे की तरफ है, इसको नहीं लेंगे हम लोग लेंगे ऊपर वाला हिस्सा। और ऊपर वाले हिस्से में किस तरफ जाएंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला। तो ये जो एंगल बना है वही है हमारा इंक्लिनेशन। उसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये लाइन इधर गया है और इसका राइट हैंड साइड है ये वाला, और ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा नहीं ऊपर वाला हिस्सा। तो ये जो एंगल बना है ये है हमारा इंक्लिनेशन। उसी तरह से यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड कौन सा है? ये वाला राइट हैंड साइड है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल बना है ये है आपका इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है? इंक्लिनेशन ढूंढ के निकालना है। अगर आप यहाँ पे एंगल बना देते हो, यहाँ पे बना देते हो, तो ये इंक्लिनेशन नहीं है, इंक्लिनेशन इसी तरह से निकाला जाता है। तो अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, या फिर आप कह सकते हो स्लोप ऑफ ए लाइन। अभी हम देखेंगे ग्रेडियंट क्या चीज़ है, या फिर ग्रेडियंट का दूसरा नाम है स्लोप। स्लोप क्या चीज़ है? स्लोप ऑफ ए लाइन और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन क्या चीज़ होता है ये? तो अभी अभी हमने देखा था कि इंक्लिनेशन क्या चीज़ है। इंक्लिनेशन एक एंगल है जो कि बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और हम उसको मेजर करते हैं कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमने देखा। अभी ग्रेडियंट क्या चीज़ है देखिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन
पास कर रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सपोज मान लीजिए इस तरह से एक लाइन गया, ठीक है, तो इसका इंक्लिनेशन कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में, ऊपर की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला होगा इसका इंक्लिनेशन। अब ये जो एंगल बना है ना इंक्लिनेशन थीटा, इसका अगर हम लोग टेंजेंट निकाल दें, टेन थीटा, टेन क्या चीज़ है? टेन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग टेंजेंट निकाल दें, इसका टेन फंक्शन निकाल दें, तब जो वैल्यू मिलेगा वही होगा हमारा ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा। या फिर हम लोग उसको और भी अच्छे से कह सकते हैं, ग्रेडियंट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। या फिर उसको अगर इलाबोरेटली कहना है तो हम लोग कह सकते हैं, द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाई ए लाइन with the positive direction of x axis and measured anti clockwise is called gradient, ठीक है। तो यही चीज़ है ग्रेडियंट। अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे टेन के ऊपर। टेन क्या चीज़ है? जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर लिया है वो तो ऑब्वियसली उनको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? साइन, कॉस, टेन, इसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट। इन चीज़ से हम लोग क्या करते हैं? इन चीज़ से हम लोग किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो जो टेन थीटा है वो है थीटा, यहाँ पर जो रेफरेंस एंगल है उसको कहा जाता है थीटा। यहाँ पर जो एंगल होता है रेफरेंस एंगल, यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप किसी भी एक को पकड़ सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग इस वाले एंगल को ही पकड़ रहे हैं रेफरेंस एंगल। मतलब मैं इस चीज़ को यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, तो इसको देखने से मुझे लगेगा कि ये वाला है मेरा परपेंडिकुलर, ये वाला है बेस और ये वाला है हाइपोटेनस। तो इस एंगल को कहा जाता है रेफरेंस एंगल। तो अगर इस एंगल का हम लोग टेन निकालें तो टेन का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख दूंगा और नीचे लिख दूंगा बेस, और इन दोनों का रेशियो निकाल दूंगा, वही है मेरा टेन थीटा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे मेरे पास बेस भी है, इन दोनों का रेशियो निकाल दूंगा, वो हो जाएगा मेरा ग्रेडियंट या फिर टेन थीटा। ग्रेडियंट को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम को। एम से हम लोग डिनोट करते हैं ग्रेडियंट को। हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू टेन थीटा। अभी मान लीजिए किसी एक लाइन का इंक्लिनेशन हो गया 0 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो उसका ग्रेडियंट कितना होगा? एम इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री, और हमें पता है टेन जीरो इज इक्वल टू 0। तो इसका ग्रेडियंट भी कितना होगा, स्लोप भी कितना होगा? 0। ग्रेडियंट या फिर स्लोप दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद सपोज मान लीजिए किसी लाइन का इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 90 डिग्री, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा एम इज इक्वल टू 1090। हमें पता है 1090 का वैल्यू कितना है? नॉट डिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड होता है, तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स द लाइन आर गिवन। जब आपको लाइन के ऊपर किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तब आप किस तरह से उस लाइन का ग्रेडियंट निकालोगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अगर वो लाइन इस तरह से पैरेलल हो,
या फिर इस तरह से हो, एक्स एक्सिस के साथ या फिर वाई एक्सिस के साथ मतलब पैरेलल हो, तब हमारे लिए ग्रेडियंट निकालना बहुत ही आसान है। तब तो हम लोग देखिए झट से कह ही सकते हैं, क्योंकि पहले हमने कहा था कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 0। तो ऑब्वियसली क्या होगा, टेन ज़ीरो का वैल्यू कितना है, 0। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के साथ अगर पैरेलल है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री। तो उसका जो ग्रेडियंट है वो कितना आएगा, 1090, इसका वैल्यू है अनडिफाइंड। तो ये तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल ही देंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो लाइन पैरेलल ना हो, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल पे हम लोग एक लाइन लेंगे जो कि इस तरह से पास कर रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा है। तो उस टाइम हमें कैसे निकालना है इसका ग्रेडियंट। चलिए मान लेते हैं कि इसका जो इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो एक एक्यूट एंगल है यहाँ पर, थीटा, ठीक है। ये है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसका वैल्यू कितना है, थीटा। अच्छा, अभी हम लोग मान लेंगे कि इस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स, यहाँ पर और यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम सपोज P और इसका नाम सपोज Q, ठीक है। P तक पहुँचने के लिए हम लोग जर्नी शुरू करेंगे O से। O से जर्नी शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे और फिर हम लोग जाएंगे P तक। तो मान लेते हैं यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने जर्नी किया है वो सपोज है x1, कितना यूनिट, x1 यूनिट। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो जर्नी किया है वो है y1 यूनिट। उसी तरह से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, ओरिजिन से यहाँ तक आने के लिए मान लेंगे कि हमने x2 यूनिट का जर्नी किया है। और फिर ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मान लेंगे हम लोग y2 यूनिट जर्नी किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा P का और Q का कोऑर्डिनेट जो है वो हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने स्लाइटली मिस्टेक कर दिया है, हमारा पॉइंट जो था यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे, ना कि पहले जैसा, इसको इरेज कर देंगे, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं L और इसका नाम देते हैं M, ठीक है। और इसका नाम दे देंगे हम लोग R, PR। तो ये जो PR है वो QM के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। PR इज परपेंडिकुलर टू QM। यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन देखिए इसके साथ पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल है, और यहाँ पर ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो इसका वैल्यू अगर थीटा है तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमने एंगल लिया हुआ है थीटा, इट इज़ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। देखिए दो कंडीशन हो सकता है, एक लाइन जब किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पास करेगा, ये एक्यूट एंगल बना सकता है या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बना सकता है। फर्स्ट केस में हम लोग पकड़ लेंगे कि यहाँ पर जो हमारा इंक्लिनेशन है यानी थीटा है उसका वैल्यू कितना है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग एन। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू एन एम, या फिर आप कह सकते हो पी एन ओ, सिर्फ पी एन ओ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको कह दूंगा क्यू एन एम। दोनों का वैल्यू कितना है, थीटा है। तो अभी क्या करना है, हमें ग्रेडियंट निकालना है। हमारा मेन जो एम है वो है ग्रेडियंट निकालने का। क्या चीज़ निकालने का, ग्रेडियंट निकालने का। क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेडियंट निकालना है और ग्रेडियंट पता है हमें क्या चीज़ है, टेन, टेन ऑफ थीटा। तो हमारा ट्राइंगल जो है वो है पी क्यू आर, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पी क्यू आर ट्राइंगल है। उसी ट्राइंगल से देखिए हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा निकाल देंगे। यहाँ पर है थीटा, हमारा रेफरेंस एंगल थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है, पी बाई बी, पी मतलब परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर
यहाँ पर जो रेफरेंस एंगल के साथ जो साइड होता है वो है बेस, ये बेस है, तो नीचे हम लोग बेस लिख देंगे और ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो हो गया। तो हमें अभी निकालना है क्यू आर का वैल्यू और क्या निकालना है, पी आर का वैल्यू। क्यू आर और पी आर ये दोनों चीज़ हमें अभी निकालना है। तो देखिए पी आर और एल एम जो है ये दोनों पैरेलल है और साथ में क्या है, इक्वल भी है। तो लिख देंगे यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू एल एम। अभी एल एम को हमने कैसे निकाला, ठीक है, ओ से लेकर एम तक, ओ से लेकर एम तक ये लेंथ लेंगे, माइनस करेंगे उससे ओ एल, माइनस करने से हमारे पास बचेगा क्या, एल एम। तो ओ एम ये जो है ओ से लेकर एम तक, ओ यहाँ पर है, ठीक है, ये जो ओ है यहाँ पर, ओ से लेकर एम तक इसका जो लेंथ है वो क्या है, x2, यहाँ पर लिख देंगे x2। और ओ एल जो है वो है x1, यहाँ पर लिख देंगे x1। तो देखिए पी आर जो है हमें मिल चुका है। अभी नेक्स्ट निकालना है क्यू आर। क्यू आर, तो क्यू आर जो है देखिए यहाँ पर क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं क्यू एम माइनस आर एम। क्यू एम से अगर आर एम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्यू आर, क्यू एम माइनस आर एम। और क्यू एम लिख के आर एम के जगह पे हम लोग पी एल लिख सकते हैं। आर एम और पी एल दोनों क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी है। क्यू एम का वैल्यू क्या है, क्यू एम का वैल्यू है y2 और पी एल का वैल्यू है y1। तो देखिए हमें मिल चुका है यहाँ पर पी आर और क्यू आर का वैल्यू। पी आर का वैल्यू है x2 माइनस x1 और क्यू आर का वैल्यू है y2 माइनस y1। तो हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, m मीन्स ग्रेडियंट, इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू आर बाई पी आर इज इक्वल टू, क्यू आर का वैल्यू है y2 माइनस y1 और नीचे लिखेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। तो यही है हमारा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द gradient or slope of a line passing through the coordinate axis when two points, the coordinate of two of its points are given। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर हमने जो ग्रेडियंट निकाला वो हमने किया था एक्यूट एंगल के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। लेकिन अगर इस एक्यूट एंगल की जगह पे ये वाला लाइन अगर ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करे तब जाके हमें ग्रेडियंट कैसे निकालना है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लोग दूसरा सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं कि ये वाला लाइन जो है अभी यहाँ से पास कर रहा है, इस तरह से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो है यहाँ पर राइट साइड, राइट साइड यहाँ पे है ऊपर की तरफ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पर। तो हमारा थीटा है यहाँ पर, ओके। तो अभी हम लोग को निकालना है ग्रेडियंट। यहाँ पर जो थीटा है वो है ऑब्ट्यूज, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर थीटा देखिए एक्यूट एंगल इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे बना जो एंगल है वो है इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ओके, और 180 से छोटा है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। तो अभी जो ये वाला एंगल है इसका वैल्यू कितना है, ये अंदर वाला, क्योंकि ये पूरा लाइन जो है स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल से अगर स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है 180, 180 से अगर हम लोग ये थीटा जो है इसको अगर माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा ये वाला एंगल। इस एंगल का वैल्यू कितना है, 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू है 180 माइनस थीटा। तो चलिए अभी हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कि हम लोगों को टॉपिक में बोला गया था, यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिया जाएगा लाइन के ऊपर,
तो यहाँ पर लाइन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर कर लेंगे, P और Q। ये P है और ये वाला Q है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। हमारी जर्नी शुरू होता है O से। O से हम लोग यहाँ पर जाएंगे, P पर जाएंगे फर्स्ट, यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद ऊपर की तरफ हम लोग रवाना होंगे P की तरफ। तो ये हमने जो एक्स एक्सिस पर यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लेते हैं इसका नाम है L। O से लेके L तक जो जर्नी किया है, ये कितना यूनिट का जर्नी था, x1। और फिर ये जो इस लाइन पे जो लाइन ओ वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, यहाँ पर जो हमने जर्नी किया वो कितना यूनिट था, y1। इसी तरह से O से हम लोग यहाँ पर आएंगे, इसका नाम दे देता हूँ मैं, और m दे देता हूँ, और O से हमने m तक जर्नी किया। तो O से हमने m तक किसके ऊपर जर्नी किया, x एक्सिस के ऊपर, Q तक पहुँचने के लिए। तो ये कितना हो गया, x2 यूनिट। और फिर ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे एक लाइन में, जो लाइन ओ वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो उस पर हमने कितना जर्नी किया, y2 यूनिट जर्नी किया। तो देखिए दोनों का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। कोऑर्डिनेट मिलने के बाद यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे P से, यहाँ पर इसका नाम दे देंगे R, इस पॉइंट का। तो ये जो PR है, ये इस वाले लाइन के साथ OX के साथ क्या है, पैरेलल है, और साथ में ये वाला है ट्रांसवर्स। तो ये अगर 180 माइनस थीटा होगा तो ये भी 180 माइनस थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। चलिए इसको मैं बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस ट्राइंगल को। P R यहाँ पे है Q, तो इसका जो एंगल है वो है 180 माइनस थीटा। तो अभी हमको क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। थीटा तो यहाँ पे रह गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस एंगल का नाम QPR है। चलिए लिखते हैं, एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। इसका वैल्यू कितना है, 180 माइनस थीटा। यहाँ से हम अभी क्या करेंगे, जो थीटा है इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 180 में जगह पर है, इसको भेज देंगे इधर, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा हमें मिल चुका है। अभी इस थीटा का क्या करेंगे, हम लोग टेंजेंट निकाल देंगे। निकालने से पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, टेंजेंट लगा दिया। यहाँ पर टेंजेंट लगा देते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर भी टेंजेंट लगा देते हैं, 180 माइनस QPR। लगाने के बाद देखिए क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला, टेन 180 माइनस थीटा, टेन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन, थीटा की जगह पर है QPR। तो टेन थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस टेन QPR का जो वैल्यू है उसको हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। किस चीज़ का, माइनस टेन, माइनस छोड़ दीजिए, टेन QPR का वैल्यू निकालना होगा। तो QPR ट्राइंगल जो है हमारे सामने है। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए दो चीज़ें, टेन एंगल QPR, या फिर आप कह सकते हो टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए रेफरेंस एंगल ये वाला है, इस रेफरेंस एंगल के साथ जो साइड बना हुआ है यहाँ पर वो है हमारा बेस। तो बेस नीचे रहेगा RP, और परपेंडिकुलर यहाँ पर है QR। तो अभी निकालना है QR और RP का वैल्यू। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे QR का वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में QR यहाँ पर है। QR को हम लोग कैसे निकाला, QM से अगर RM को माइनस कर देंगे, QM से अगर RM को माइनस कर देंगे तब जाके QR निकलेगा। अभी QR जो है, और सॉरी QM जो है उसको हम लोग जैसा है वैसे रख देंगे। RM देखिए, RM जो है ये RM PL के साथ पैरेलल और इक्वल है, तो यहाँ पर PL लिख देंगे। QM का वैल्यू कितना है, y2।
माइनस टी एल का वैल्यू कितना है y1, तो ये मिल गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर आर पी का वैल्यू भी निकाल लेंगे। आर पी जो है वो एम एल के साथ पैरेलल है और इक्वल है, तो आर पी इज इक्वल टू यहाँ पर एम एल लिख देंगे। एम एल को कैसे निकाल सकते हैं, ओ एल से अगर ओ एम को माइनस कर देंगे, ओ एल माइनस ओ एम, ओ एल का वैल्यू कितना है x1 और ओ एम का वैल्यू कितना है x2। तो देखिए हम लोगों को मिल गया यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्यू आर और आर पी का। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ क्यू पी आर। तो माइनस टेन क्यू पी आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर बाई आर पी, माइनस रहेगा और यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर बाई आर पी। क्यू आर का वैल्यू क्या है y2 माइनस y1 और आर पी का है x1 माइनस x2। और यहाँ पर जो नीचे माइनस है y2 माइनस y1 को हम लोग ऊपर रख देंगे, तो इसके साथ हम लोग लगा देंगे यहाँ पर माइनस। तो माइनस लगाने से क्या होगा देखिए, प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर x2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 तो अपनी जगह पे रहेगा, x2 को सामने ले आते हैं और माइनस x2 को पीछे ले जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमें जो चीज़ मिला है वो सेम टू सेम पहले वाले कंडीशन की तरह ही है। पहले वाले कंडीशन में क्या मिला था, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यहाँ पे x1 हो। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला हमारा ग्रेडियंट निकाले का, किसी भी एक लाइन में से, किसी भी एक लाइन का जिसमें कोई भी दो पॉइंट आपको दिया गया है और ये एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंगल चाहे एक्यूट हो या फिर एंगल ऑब्ट्यूज़ हो, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर एक्यूट हो या फिर ऑब्ट्यूज़ हो, आपका जो ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है वो आपका सेम रहेगा। देखिए पहले वाली कंडीशन में भी हमारा सेम जो एक्सप्रेशन है वो आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एक्सप्रेशन आया था और यहाँ पर भी उसी तरह से सेम एक्सप्रेशन आया है। तो हमने निकाल दिया ये वाला चीज़। अभी इसके ऊपर बेस्ड कुछ वर्कआउट एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं कुछ वर्कआउट एग्जांपल्स जो कि बेस्ड है इंक्लिनेशन और ग्रेडियंट के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन is inclined in such a way that it makes an angle of 45 degree with the positive direction of x axis, then find the gradient of the line। तो हमें यहाँ पर एक लाइन दिया गया है जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो उसका हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। कोई भी एंगल बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर इंक्लिनेशन दिया गया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दिया गया है। तो हम लोग लिख लेंगे हेयर इंक्लिनेशन comma theta is equal to 45 डिग्री। देयरफॉर ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं हम लोग m से, एंड इज़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो tan 45, आपको पता है tan 45 का वैल्यू कितना है 1, तो हमारा स्लोप या फिर ग्रेडियंट का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 0 0। फर्स्ट का कोऑर्डिनेट है 0 0 और दूसरे का कोऑर्डिनेट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा 3। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ये जो चीज़ है वो है x1 y1 और ये है आपका x2 y2। ठीक है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उस लाइन का हमें ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, ग्रेडियंट निकालना है और साथ में इंक्लिनेशन भी निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे। पहले लिख लेंगे हेयर, लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3, y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है कि द इंक्लिनेशन द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन in which 2 points are given,
उसका फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ करते हैं। नाउ ग्रेडियंट कॉमा m इज इक्वल टू, m से ही हम लोग टेन थीटा को डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। टेन थीटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ m लिखने से ही होगा। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू कितना है 0, x2 का वैल्यू है -50 और x1 का वैल्यू है 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, -3/√3। इसको अभी कैंसिल आउट करेंगे। √3 से अगर इसको काट देते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर और एक √3 बचेगा, क्योंकि हमें पता है 3 जो है ये √3 इंटू √3 ही है। तो नीचे भी एक √3 है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, -50। ठीक है, ये हमारा ग्रेडियंट निकल गया। अभी हमें निकालना है इंक्लिनेशन, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है। नाउ इसके बाद एंड m जो है, m क्या चीज़ है, टेन थीटा है। टेन थीटा इज इक्वल टू -√3 हम लोग लिख सकते हैं। अभी टेन के टेबल में हमें पता है कि माइनस और जो √3 है वो √3 होता है 1060 का वैल्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे 10 √3 की जगह पे 1060, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम लोग उसको, जो यहाँ पर थीटा जो है, थीटा का वैल्यू हम लोग 16 नहीं लिख सकते, उसको भी पॉजिटिव फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, इसको हमें पॉजिटिव फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो अभी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था कि 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, -10 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर -10 थीटा है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे फॉर्म में लिखेंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 लिखेंगे, 180 लिखेंगे, -60 लिख देंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60। 180 से 60 माइनस करने से कितना रहता है, 120 डिग्री। तो ये जो 120 डिग्री है वही हमारा है इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इंक्लिनेशन हमें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी चलेंगे हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज दिस। तो यहाँ पर ग्रेडियंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दूसरे पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है यानी ऑर्डिनेट है, उसका वैल्यू हमें नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ y उठा के रख दिया गया है। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू निकालना है। सेम फॉर्मूला लगेगा पहले जैसा। पहले हम लोग लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू -6, x2 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 11 एंड y2 इज इक्वल टू 1। गिवन ग्रेडियंट कॉमा m इज इक्वल टू -3/2। तो जो ग्रेडियंट का वैल्यू है कैसे निकला, फॉर्मूला पता है आपको, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना है y, और y1 का वैल्यू कितना है 11, x2 का वैल्यू कितना है 3, माइनस देंगे, और x1 का वैल्यू है -6, और ये आता रहेगा -3/2। अभी यहाँ पर ऊपर है y माइनस 11, नीचे है 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 6, और यहाँ पे रहेगा -3/2, y माइनस 11, 6 प्लस 3 करने से कितना होगा 9, -3/2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 11 को, और -3 इंटू 9, 2 इंटू वाई ट्वाइस वाई, 2 इंटू 11 22, 3 9 27, 2y -22 को उधर भेज देंगे तो वो जाके प्लस हो जाएगा, -2y प्लस माइनस माइनस 27 से अगर 22 को लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगा 5, और दोनों में ग्रेटर कौन है 27, इसके आगे साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पास माइनस बैठेगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2। तो y का वैल्यू हमारे पास निकल गया। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 4, -3 एंड 4, 9। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे हेयर x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू -3,
और y2 इज इक्वल टू 9, therefore gradient comma n is equal to y2 minus y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 कितना है, y2 है 9, माइनस y1 कितना है -3, x2 कितना है 4 और x1 कितना है 4, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3, 4 माइनस 4 0। अभी जीरो से अगर किसी चीज़ को आप डिवाइड करोगे तो फिर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, तो आपका ग्रेडियंट का वैल्यू कितना है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फर्स्ट वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1।